नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब देशभक्ति की भावना उनमें जगाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों में लागू होने वाले देशभक्ति पाठ्यक्रम को हरी झंडी दे दी है और ये पाठ्यक्रम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू होने के लिए अब तैयार है। इसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करना और मूल्यों और कार्यों के बीच की खाई को खत्म करना है। शनिवार को स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली के निदेशक ने मुख्यमंत्री को देशभक्ति करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रति भेंट भी की है और इस पाठ्यक्रम को हरी झंडी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 70 साल से सारे विषय पढ़ाए गए हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं पढ़ाई गई है और अब दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई होगी। अब हर दिन आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे और स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस का जश्न अब प्रतीकात्मक नहीं होगा बल्कि वास्तविक होगा। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम देश प्रेम के मूल्यों को दैनिक जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। यही देशभक्ति पाठ्यक्रम का सार है और शनिवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय और एनसीईआरटी के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षकों की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर देशभक्ति पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की है। तो अब दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से सीएम ने ये ऐलान किया है और अब बैठक भी हुई है और क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और कब तक ये जो पाठ्यक्रम है वो शुरू होने वाला है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा थी स्कूलों के अंदर चलती थी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर उसके अंदर देशभक्ति नहीं पढ़ाया जाता था और कहीं ना कहीं 15 अगस्त या 26 जनवरी के मद्देनजर ही देश की जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं छात्रों तक पहुंचाई जाती थी, क्योंकि जो इतिहास था वो कहीं ना कहीं 26 जनवरी या 15 अगस्त के ही मद्देनजर बच्चों तक पहुंचाया जाता था। मगर अब जो देशभक्ति होगी वो सरकारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर हर बच्चे को रोजाना मिल पाएगी, यानी कि उसकी देशभक्ति की जो पढ़ाई होगी, जो चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह के नाम जो किताबों में दर्ज थे वो कहीं ना कहीं अब रोजाना उनकी पढ़ाई होगी और लोगों को यानी छात्रों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने आजादी हासिल की थी और कितने बड़े उन्होंने लक्ष्य रखे थे और किस तरीके से काम किए थे। सारी चीजें उनको बच्चों को रोजाना पढ़ाई जाएगी, जिससे साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 26 जनवरी की बात करें या फिर 15 अगस्त की बात करें, उन दिनों पर ही नहीं बल्कि मैं रोजाना ही उनको याद किया जाएगा और उनको रोजाना इस तरीके की पढ़ाई मिल पाएगी। मगर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया है, उन्होंने नेशनल शिक्षा बोर्ड से जिस तरीके से बातचीत करके उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और कहीं ना कहीं दिल्ली के स्कूलों के अंदर इस तरीके की पढ़ाई होगी, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं वो रोजाना जो किताबों के अंदर कभी कभी याद करने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था, वो रोजाना याद रहेगा और कहीं ना कहीं देशभक्ति भक्ति की जो भावनाएं हैं वो बच्चों के अंदर शुरू से ही बच्चों के अंदर पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल राजीव, हालांकि अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है, हालांकि जब से केजरीवाल सरकार आई है वो अब जब से केजरीवाल सरकार आई है तभी से सरकारी स्कूलों का हाल काफी अच्छा हुआ है पहले से, और अब दिल्ली में जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतरा नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ाई अब काफी बेहतर पहले से हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जब आम आदमी पार्टी आई थी 2014 के अंदर, उससे पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत थी वो इतनी बेकार थी, यानी कि जो परिजन थे वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों को थर्ड क्लास यानी कि एक ग्राउंड नॉर्मल क्लास के तौर पर देखा जाता था, जिसके अंदर पढ़ाई नहीं होती है, टीचर पढ़ाते नहीं थे, स्कूलों के अंदर बच्चे आते नहीं थे ढंग से, और कहीं ना कहीं जो टीचर थे वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के द्वारा अपनी बस सिर्फ कह सकते हैं महीने की सैलरी लिया करते थे। मगर जो आम आदमी पार्टी के आने के बाद में जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था बदली है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी यही चाहती थी सरकारी जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं सुधरे। मगर अब जो जिस तरीके की स्थिति सुधरती जा रही है और खासतौर पर शिक्षा के अंदर, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और परिजनों के लिए काफी अच्छी उपलब्धि जरूर मिली पाई है, क्योंकि बच्चे भी यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं हर तरीके से उनके माँ बाप का जो बोझ है वो कम हो सके और कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से हो सके और लगातार उसके अंदर स्तर यानी कि जो पढ़ाई है उनकी जो बेहतर होनी चाहिए थी। मगर वही चीज परिजन भी चाहते थे। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के अंदर सुधार किया है
वो काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं उस सुधार से परिजन और बच्चे दोनों ही संतुष्ट हैं और लगातार उस पढ़ाई के अंदर लगातार नए नए इजाफे किए जा रहे हैं, चाहे स्कूलों को बनाने की बात हो या फिर हुँ। स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म की बात हो, राजीव, बच्चों की एक पढ़ाई समझने पढ़ाई वाली बात ये है, देखिए अब केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि जो देशभक्ति का पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल ये भी ऐलान कर चुके हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। हमने देखा उन्होंने मंच के माध्यम से ऐलान किया था। क्या अब उनको पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूलों में? ये जानना इसलिए अहम है क्योंकि अगर देशभक्ति का पाठ्यक्रम आगे शुरू होने वाला है तो क्या वो भी बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जाएगा? उसको समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि पहले जो उन्होंने ऐलान किए क्या वो अभी तक सुचारू रूप से चल पा रहे हैं? क्या स्कूलों में अभी भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भीमराव अम्बेडकर की जो किताबें थी या फिर वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक बच्चों को याद भी नहीं रहती थी और कहीं न कहीं जो उनके जो फ्यूचर थे, यानी कि जो उनकी जो कथि थी, वो कहीं न हम्म। कहीं बच्चों तक नहीं याद रहती थी। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की और उसके बाद में उसकी पढ़ाई जो है, भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई भी कहीं न कहीं बच्चों तक मिलने लगी और लगातार उनकी जानकारी भी मिलती रही। मगर जिस तरीके से लगातार स्कूलों के अंदर बेहतर सुविधा दी जा रही है, बेहतर शिक्षा दी जा रही है और जिस तरीके से अब देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा लगातार सुचारू रूप से, यानी पूरे साल बच्चों को इसी तरीके की पढ़ाई मिल पाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर जरूर होगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं काफी हद तक जो गहराई है, यानी कि आजादी की जो गहराई है, भगत सिंह का नाम ले, चंद्रशेखर का नाम ले, लगातार जो उनके बारे में सिर्फ कभी कभी पढ़ने को मिलता था वो सुचारू रूप से मिलेगा और लगातार उनकी जो पढ़ाई है वो बेहतर होती नजर आएगी। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है शिक्षा के मामले में, वो काबिल तारीफ है और जिस तरीके से कोशिश है वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी हद तक प्राइवेट स्कूलों में जाना बिल्कुल ना के बराबर होगा और कहीं ना कहीं हम्म। सरकारी जो स्कूल होंगे वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। जी। बिल्कुल। राजीव, अब ये जो पाठ्यक्रम आगे पढ़ाया जाने वाला है, इसको लेकर पेरेंट्स का क्या रुख है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि पेरेंट्स इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की शिक्षा मंत्री की, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से नेशनल शिक्षा बोर्ड से कि उन्होंने परमिशन ली, बातचीत करी और कहीं न कहीं इस तरीके की पढ़ाई के लिए अब परमिशन मिल चुकी है। मगर अभी तक परिजनों की बात करें तो परिजनों से कुछ हद तक ज़रूर सलाह ली गई है। परिजन इस पढ़ाई को लेकर कहीं न कहीं बच्चों के लिए काफ़ी उत्साह भी हैं, मगर अभी तक हर तरीके से ये चीज़ नहीं गौर कर पाई है कि परिजन यानी कि 99% ही टीचरों के साथ है या फिर शिक्षा बोर्ड के साथ है या फिर कुछ ही परसेंट है। मगर हाँ, बच्चों की तरफ से जरूर उत्साह मिल रहा है और बच्चों भी यही चाहते थे कि लगातार उनकी जो पढ़ाई है वो बेहतर हो सके और सरकारी स्कूलों के अंदर जब पढ़ाई बेहतर हो रही है तो परिजनों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली की जो पढ़ाई है वो काफी बेहतर होगी और प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं जाएंगे वो। जी। बिल्कुल। और राजीव, जो अभी केजरीवाल सरकार का ये फैसला है, ये काफ़ी अहम साबित होगा बच्चों के आगे भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लक्ष्य एक रखा और उनको भेदने की पूरे तरीके से कोशिश की, इसी तरीके से अगर बच्चे भी अपना एक लक्ष्य रखकर, उन्हें पढ़कर, उन्हीं की राह पर चलेंगे, उनकी विचारधारा पर चलेंगे, तो आगे उनके करियर में, उनके भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गांधी जी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद के नाम की बात करें या फिर कह सकते हैं भगत सिंह के नाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगातार बच्चों को जो है वो साल में ही इन चीजों का ज्ञान कराया हुँ। जाता था और साल में ही इस तरीके के प्रोग्राम स्कूलों के अंदर कराए जाते थे और कहीं ना कहीं देशभक्ति जो भावना थी वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए रह पाती थी। मगर जिस तरीके से आप स्कूलों के अंदर निरंतर इसकी पढ़ाई की जाएगी और बच्चों तक पूरी सुविधाएं मिल पाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो पहले दिल्ली सरकार पहले भी कोशिश करती नजर आ रही थी, मगर कोशिश उनकी कामयाब नहीं होती। मगर जिस तरीके से आप दिल्ली सरकार ने इस तरीके के कदम उठाए हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो और ज्यादा सुधरेगी और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के जनता जो चाहती थी कि सरकारी स्कूलों की जगह जो प्राइवेट स्कूलों में पहले जाते थे और मोटी मोटी फीस दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं सुविधाएं अब सरकारी स्कूलों के अंदर मिलेगी और कहीं ना कहीं उससे पेरेंट्स भी संतुष्ट होते नजर आएंगे और बच्चे भी उनकी जो पढ़ाई है वो देशभक्ति की तरफ भी होगी और हर तरीके के सब्जेक्ट की तरफ भी होगी। तो लगातार साल के अंदर एक दिन पढ़ाई ना करके बल्कि वो सुचारू रूप से हर दिन पढ़ाई होगी और उनकी वो जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं जीवन में हर तरीके से काम आएगी। जी। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आज के बच्चों के लिए, क्योंकि आज़ादी जिस तरीके से हमें मिली, वो अगर बच्चों को पता चलेगा तो वो आज़ादी को आगे बरकरार भी रख पाएँगे और हमारी संस्कृति को भी बरकरार रख पाएँगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बच्चे की बात करें तो बच्चे लगातार जो साल के अंदर एक पढ़ाई कराई जाती थी और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी
वो साल में ही देखने मिलती थी, यानी कि 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे। और लगातार उसके लिए सरकारें भी कोशिश करती थी, लगातार प्रोग्राम भी कराए जाते थे, हम्म। मगर बच्चे भी यही चाहते थे कि इस तरह की पढ़ाई जो है वो हम्म। उनको सुचारू रूप से लेकिन मिल सके, इसमें यानी अब कि सबसे पूरे ज्यादा अहम राजीव देखना ये होगा कि ऐलान तो कर दिया है, आगे कब तक ये शुरू होता है और इस पाठ्यक्रम में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मिशन 2022 को साधने के लिए बीजेपी लगातार कमर कसे हुए है, जिसको लेकर योगी सरकार ने अब एक बड़ा दांव खेला है। योगी सरकार ने किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए पूर्वांचल के बड़े किसान परिवार के सदस्यों को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने जिम्मेदारी संभालते ही उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक भी कर डाली। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में जिलेवार किसान मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी 17 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 117 विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मेलन करने जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस किसान सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही माने जाते हैं और लगातार उनका समर्थन करते आए हैं। लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि जो किसान सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है वो जो किसान नाराज है उनको साध पाएगा या नहीं। हालांकि किसानों को साधने के लिए सीधा सीधा प्रयास बीजेपी का सामने आया है, जहां उन्होंने पूर्वांचल के एक बड़े किसान नेता बड़े किसान जो हैं उनके परिवार के एक सदस्य को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की ओर से बनाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से चुनावी इसको खेल कह सकते हैं, एक दाव बड़ा खेला गया है, क्योंकि किसान जिस तरीके से नाराज है उनको साधने का प्रयास ये बीजेपी की ओर से किया जा सकता है, क्या कुछ आपकी राय? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के पूरे कर्तव्यों की, तो आज 16 और 17, आज से लेकर और 17 तारीख तक इन 2 दिनों में किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्तर पर एक मीटिंग करने जा रहे हैं, किसानों को समझाने जा रहे हैं, किसानों को जो नीतियां केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने दी है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि अगर हम सूत्रों की माने तो पश्चिम के कुछ ऐसे किसान हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से रुष्ट है, कुछ ऐसे किसान हैं, नंबर में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती विधानसभा चुनाव में, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो किसान हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो। आपने देखा कि तमाम तरह के कार्ड खेले गए और इसी क्रम में ये एक बड़ी मीटिंग 16 और 17 को फाइनल की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान मोर्चा के। चूंकि जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है कामेश्वर सिंह और वो पूर्वांचल में एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से आते हैं। तमाम बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत बड़े एक किसान परिवार के हैं, वो उन्होंने किसानी की है, तो किसानों के दर्द को समझ सकते हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कामेश्वर सिंह पे दाव खेला है और अब देखना यह है कि कामेश्वर सिंह को ये जो जिम्मेदारी मिली है वो उसमें कितना निखर पाते हैं, कितना किसानों को मना पाते हैं। बाकी जो सरकार का फ्रंटल संगठन है वो तो किसानों के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन जो अनुषांगिक संगठन है उसमें किसान मोर्चा की अहम भूमिका होगी और ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो किसानों को कितने हद तक साध पाए हैं, कितना अपने साथ लेके आ पाए। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी देखिए, ये भी जानना अहम है, जिस तरीके से किसान लगातार पिछले 9 महीने से ज्यादा का समय उन्हें हो गया है, 10 महीने पूरे होने वाले हैं और थोड़े ही समय में उन्हें 1 साल पूरा हो जाएगा आंदोलन करते हुए। किसानों में खासी नाराजगी बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है। क्या अब कामेश्वर सिंह जो हैं वो उनको साध पाएंगे? और कल से जो एक किसान सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है, ये तमाम चुनावी खेल सिर्फ और सिर्फ किसानों को साधने का प्रयास है, लेकिन अब किसानों की क्या कुछ राय है? देखिए, अगर हम किसानों की राय की बात करें तो जो पश्चिमोत्तर के किसान हैं, जो पश्चिम और उत्तर से सटे हुए इलाकों के किसान हैं, जो बेल्ट राकेश टिकैत से सटा हुआ बेल्ट है, उन बेल्ट में राकेश टिकैत की बिल्कुल नहीं चलती है, तो स्पष्ट है, क्योंकि राकेश टिकैत को वहाँ के जो किसान हैं वो पूरी तरह से देशद्रोही मानते हैं। अब हम बात करें दक्षिण और पूरब की, तो दक्षिण और पूरब में किसानों की जो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे गन्ना मूल्य जो है उसका अभी जो समय बीता है इसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। शुरुआती दौर में योगी सरकार ने गन्ना मूल्य को बढ़ाया था, लेकिन अभी जो समय बीता है इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसको लेकर किसानों की नाराजगी है। एमएसपी पर जो स्टैंड था किसानों का उत्तर प्रदेश में, उस पर जो है अभी भी किसान कायम है।
रामपुर में भी एक मामला आया है, उस पे सरकार जांच कर रही है। अगर वो मामला सही आता है तो निश्चित रूप से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बैकफुट पे होना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी से जुड़ा हुआ मामला है जिसकी मांग जबरदस्त तरीके से विपक्षियों ने भी उठाई है, राकेश टिकैत ने भी उठाई है। अब हम ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के पूरे किसानों की बात करें तो जो भी आपने देखा होगा, जो भी उस मीटिंग में बैठे हुए या फिर उस धरने में बैठे हुए किसान हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा और पंजाब से आए हुए किसान हैं। उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, अपने खेतों में काम करके अपनी आजीविका को चला रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने यह कहा ठीक है प्रदीप जी, रोकना चाहूंगी आपको, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, किसानों की राय आप बताना चाह रहे थे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ फिलहाल बताएं? अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो जो पूरे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, अमूमन वो अपने खेतों में है, काम कर रहे हैं, और उनका सिर्फ यही कहना है कि देखिए, हम राजनीति करने के लिए राजनीति की दृष्टि से नहीं बने हैं, हम किसान हैं, हमारा काम है खेती किसानी करना। सरकार ने अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से उसको सुधारेगी भी। एमएसपी भी हमारा जो है वो टाइम से मिलेगा। और अभी अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने अभी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया किसानों के खाते में डाला, उस पर अगर हम किसानों की राय लें तो किसान जो है, जब से ये योजना शुरू हुई है, ये योजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के फर्टिलाइजर से शुरू हुई थी, पहला दिन वहीं पे था, और वहां से लेकर और अब तक जो है तमाम किस्तों को प्रधानमंत्री ने रिलीज किया है, तमाम अन्य जगहों से, कभी दिल्ली से, कभी अन्य राज्यों से। तो किसानों को ये जो पूरा पॉइंट है, इसमें एक चीज ये देखने को मिलता है कि जो किसान है वो संतुष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचारधारा से, इस स्कीम से वो खुश है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी सरकार है जो सीधे हमारे खाते में कुछ पैसा दे रही है। लेकिन अगर हम बड़े किसानों की बात करें, फार्मिंग जो, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार को ही समझना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की चूक कहाँ हो रही है। अगर हम बात करें मुस्कान, जो ट्यूबवेल की कीमत है, जो सरचार्ज है, जो बिजली से ट्यूबवेल चलता है जिससे सिंचाई होती है, उस सरचार्ज को माफ जो है अब तक सरकार नहीं कर पाई है। तमाम लंबा अमाउंट है ये। इस पे हालांकि मैंने प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह से बात भी की थी सीधे, तो उन्होंने यह बताया था कि अभी कोरोना काल में जो है फंडिंग की कमी हमारे पास है। उनका जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को एक चीज सोचना होगा कि जो किसान मध्यम वर्ग का है, जो मध्यम वर्ग से खेती किसानी कर रहा है, अगर उसके ट्यूबवेल की कीमत, अगर उसके ट्यूबवेल के सरचार्ज की कीमत 85 हज़ार रुपया 2-2 महीने का, 3-3 महीने का आएगा, तो ऐसे में किसान कहाँ जाएगा? तो किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये है कि जो ट्यूबवेल का सरचार्ज है उसको किसानों को माफ करना चाहिए। नहीं माफ कर सकती तो कम से कम उसमें कुछ छूट तो देनी चाहिए, जिससे हाँ, किसान जो है वो अपने उस बिल को जमा कर सके और फिर नए तरीके से ट्यूबवेल को चला सके। तमाम ऐसे किसान हैं जिनके ट्यूबवेल की लाइटें जो है काटी जा चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रदीप जी, देखिए, यही एक मौका है जहां पर सरकार चूक रही है, और सरकार को इसी चीज को सुधार कर तमाम किसानों को अपने पाले में करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश को साधने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, और इसी बीच अब महाराष्ट्र के भी, पंजाब में भी और दूसरे भी राज्यों में लोगों की एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। और इसी को लेकर सोमवार से दूसरे राज्यों में जो भी पंजाब से प्रवेश करने के लिए वहां पर आएंगे, उसके लिए कोरोना की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों को भी ज्यादा सख्त उन पर निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि वहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तर्ज पर अब पंजाब में भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो लागू कर दी गई है। अगर आपको पंजाब आना है तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपनी लानी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। और इसी के साथ पंजाब में एंट्री के लिए दोनों डोज फुल वैक्सीनेशन आपको अनिवार्य होगा। सोमवार से यानी आज से ही ये तमाम जो प्रतिबंध है वो लागू किए गए हैं, और सोमवार से दूसरे राज्यों से जो भी पंजाब में प्रवेश करेगा उसके लिए दोनों ही
कोरोना की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। और इसी बीच अब महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी प्रतिबंधों में एक बार फिर से सख्ती कर दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर से प्रतिबंधों में सख्ती की गई है सरकार द्वारा, और अगर कोई अब पंजाब में आता है तो उसको अपनी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और दोनों ही वैक्सीन की डोज लगवाने के साथ आना होगा। और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में दोबारा से कोरोना केसेस बहुत माइल्ड तरीके से बढ़ने लगे। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं तो अभी पंजाब में 0.2% की पॉजिटिविटी की रेट देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए इस छोटी सी इंक्रीज को भी काफी गंभीरता से पंजाब सरकार लेते हुए नजर आ रही है। और क्योंकि हिमाचल पंजाब का पड़ोसी है और काफी रेगुलर ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, तो पंजाब सरकार ने एटलीस्ट अपने यहाँ पंजाब में एंट्री के लिए सख्ताई बढ़ा दी है, ताकि जितना हो सके कोरोना से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने दो मेन स्टेप्स रखे हैं कि अगर आपने पंजाब में एंटर करना है, या तो आपके पास 72 आवर्स पुरानी एक आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, या फिर आपके पास दोनों कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो देखिए, ये दो स्टेप से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि प्रिवेंटिव स्टेप, ये प्रिवेंटिव मेजर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब में ज्यादातर केसेस आउट या इनबाउंड ट्रैवल से आते हैं, मतलब कि जो लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या फिर जो लोग बाहर से पंजाब में आ रहे हैं। तो ज्यादातर केसेस, चाहे हम फर्स्ट वेव की बात करें या सेकंड वेव की बात करें, तो इसी तरीके से देखने वाला था। उसी चीज को देखते हुए पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से सख्ताई कर ली है। तो आपको बता दें कि इसमें ये सख्ताई के साथ और भी कई स्टेप्स उठाए गए हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने अपनी जो वैक्सीनेशन लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, और अब इसको 60,000 पर डे के हिसाब से 60,000 पर डे के वैक्सीन के टारगेट से अब पंजाब सरकार चल रही है। आपको वैक्सीन की हिस्ट्री बताते हैं, पूरे वैक्सीनेशन के बारे में बताते हैं। तो पंजाब में अब तक करीब फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो 82 लाख, मतलब 80 लाख के करीब फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो वहीं 24 लाख के करीब सेकंड डोज पंजाब सरकार ऑलरेडी लगा चुके हैं, और इसमें भी 100% अगर हम कहें कि जो है वैक्सीन यूसेज है और वेस्टेज ना के बराबर है। तो वहीं इसके ऊपर आगे चलते हैं कि मुद्दा अब यहाँ से दोबारा उठने या इतने ध्यान पे क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल दोबारा पंजाब सरकार की तरफ से खोल दिए गए थे, जिसमें बार बार ये बात उठाई गई थी कि बच्चों में कोरोना आने का खतरा है। तो उसके ऊपर भी बाकायदा जांच की गई, और ये सामने आया कि सिर्फ 0.1% अगर हम कहें टोटल कोरोना के अगर आंकड़े हैं जो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से टोटल अब तक सिर्फ 40 बच्चों के करीब कोरोना पॉजिटिव के लक्षण कोरोना पॉजिटिव आए, और सिर्फ एक स्टाफ। और इस चीज के लिए भी उन्होंने एक सख्ताई की हुई है, और वो आपको बता दें ये कि कोई भी टीचिंग स्टाफ बिना वैक्सीनेशन के स्कूल में नहीं जाएगा, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो। साथ ही साथ जो टीचर्स रिकवर हुए हैं कोरोना से उनको जाने की इजाजत है। बाकी जिन टीचर्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनको अभी स्कूल में जाके पढ़ाने की इजाजत नहीं है, वो ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाएंगे। और ये चीज एक और स्टेप है कि टीचर्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि हर टीचर को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाइए, ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जाए तो कम से कम बच्चे रिस्क में हो। तो ऑल ओवर देखिए तो पंजाब सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बात जानना ये जरूरी है कि बच्चों के लिए क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि हाल ही में हमारे पास बच्चों के लिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको लगाकर हम उन्हें कोरोना से बचा सकें। तो उनके लिए स्कूल भी खोल दिए गए हैं, क्या सख्तियां बरती जा रही हैं? हालांकि जो शिक्षक है वो दोनों वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो रहा है, लेकिन वैक्सीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए क्या कुछ स्थिति और किस तरीके से संभाल रही है पंजाब सरकार? देखिए, इसको हम दो स्टेप से तरीके, सबसे पहली बात कि बच्चों के लिए अभी भी ऑनलाइन मीडियम जारी रखे गए हैं। तो सबसे पहले कि बच्चे उनका स्कूल आना मैंडेटरी नहीं है, और अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो एक बेंच में सिर्फ एक बच्चे को बिठाया जाएगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि फॉलो की जाए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से एक और चीज की गई है कि टीचर्स के साथ पेरेंट्स को भी वैक्सीनेट होने की सलाह दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा समय अगर बच्चा कहीं बिताता है तो अपने घर पे वो अपने माँ बाप के साथ बिताता है, तो उनको भी वैक्सीनेट करने की बात की गई है। और वहीं वैक्सीनेशन का स्टॉक की अगर बात करें तो पंजाब सरकार ऑलरेडी सेंट्रल सरकार से 55 लाख वैक्सीनेशन की मांग कर चुकी है, जिसके ऊपर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। तो पंजाब सरकार को जल्द ही 55 लाख वैक्सीनेशन और मिल सकती है।
तो अगर ऑल ओवर देखें तो एक अच्छा रिस्पॉन्स है। ये हम कहें कि एक प्रेपरेटनेस के, एक तैयारी के साथ पंजाब सरकार चल रही है कि हमें जितना हो सके कोरोना को स्टार्टिंग स्टेज पे ही रोक देना है। क्योंकि देखिए, जब कोरोना की गंभीरता बढ़ जाती है, जब दिक्कत परेशानी, ये हम कहें कि उसकी स्प्रेडनेस बढ़ जाती है, तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही होती है। तो इसलिए पंजाब सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है, और बेड्स लगाए जा रहे हैं, और अगर हम कहें कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, तो एक तरह से पहले ही तैयारी की जा रही है कि थर्ड वेव आए या ना आए। अगर पहले कंटेन होती है तो बहुत अच्छी बात और है, अमित, पर अगर ये जो आती है तो कदम उसके लिए है तैयारी पूरी ये सरकार का सराहनीय कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जब कोरोना की स्थिति कुछ धीरे धीरे से बढ़ने लगी है तो आपने इतने सख्त निर्णय लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सराहनीय कदम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए फिलहाल सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले टेम्परेरी सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं कि टेम्परेरी बेड शेल्टर्स तैयार किए, जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट्स, जैसा आपको पता है कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के लेके काफी ज्यादा, अगर हम कहें, डर था, ये परेशानी थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी जरूर देखने को मिली थी। पंजाब सरकार ने उसे काफी अच्छे से टैकल किया था, समय समय पे ऑक्सीजन भी लाया गया था, पर कहीं ना कहीं एक छोटी शॉर्टेज देखने को मिली थी, या फिर हम कहें उसको लेके पैनिक जरूर बन गया था। तो उसके लिए अगर हम कहेंगे ऑक्सीजन प्लांट्स जगह जगह लगाए जा रहे हैं, चाहे अभी रिसेंटली फरीदकोट में लगाया गया, तो अलग अलग जगह पे ऑलरेडी पंजाब सरकार अपनी तरफ से अगर हम कहें कि पहल पे चल रही है कि जब जरूरत पड़ेगी तब नहीं, हम जरूरत से पहले इस चीज को लगा देते हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे पास ये चीज मौजूद हो। क्योंकि ऑन स्पॉट जब कोई चीज लाई जाती है तो उसके लिए ना तो पैसा काफी ज्यादा लगता है, और वो चीज और उस ये हिसाब काफी से सही सहायता कदम भी नहीं कर बताए पाती जा है। सकते हैं पंजाब सरकार के, क्योंकि आगे कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये खबर मुंबई से, जहां पर एनसीबी ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस मामले में एनसीबी ने एक विदेश नागरिक को भी गिरफ्तार किया है और 4 से 5 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। इन विदेशी नागरिकों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल पूर्वी मुंबई से नवी मुंबई बॉर्डर तक ये रैकेट चल रहा था। बता दें कि समंदर से सटा हुआ स्लम और फॉरेस्ट एरिया है, जिन जगहों पर ये लोग अपना रैकेट चला रहे थे। वहीं सर्च ऑपरेशन में 4 एनसीबी के कर्मचारियों को इस ऑपरेशन में गंभीर चोटें भी आई है और एक को माइनर इंजरी है। इस हमले में 4 एनसीबी के अधिकारी घायल हुए हैं और इनमें से एक शख्स बुरे तरीके से घायल हुआ है, जिनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। तो एक विदेशी नागरिक को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स सरकार ने, माफ कीजिएगा, एनसीबी ने बरामद किया है। आपको बता दें कि मुंबई एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी सफलता मुंबई एनसीबी को हाथ लगी है, जहां पर उन्होंने 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए हैं। आपको बता दें कि एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार मुंबई में ड्रग्स का कारोबार इसी तरीके से फल फूल रहा है, जिसको लेकर एनसीबी लगातार प्रयासरत है और इन सारे जो भी धंधे हैं इनको रोकने के लिए जो एनसीबी है वो लगातार प्रयास कर रही है, जिसके मद्देनजर अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के ड्रग्स को यहाँ पर बरामद किया है। इसी के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 4 से 5 लोग अभी भी मौके से फरार हो गए थे, जो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके धरपकड़ के लिए एनसीबी प्रयासरत है और लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आपको बता दें कि ये विदेशी नागरिकों के पास से हथियार भी एनसीबी ने बरामद किए हैं और इसी के साथ पूर्वी मुंबई से नवी मुंबई बॉर्डर तक ये पूरा रैकेट चल रहा था। आप देख सकते हैं पूर्वी मुंबई और नवी मुंबई इतने बड़े एरिया में ये रैकेट चल रहा था, जहां पर हालांकि जो सरकार और प्रशासन है उनको खबर तक नहीं थी, लेकिन एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से जब उनको खबर मिली तो उसके बाद ये कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये जो कार्रवाई है, 1 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया है और एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट? लेकिन मुस्कान, मुंबई की एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई वाली टीम ने मानखुद इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया जो नाइजीरियन है, जिसके पास से अलग अलग प्रकार के ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत करीब
1 करोड़ रुपया बताई गई है। इस दौरान जो है एनसीबी के 4 अधिकारी घायल भी हुए हैं। इस तरह की जानकारी एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिया है। लेकिन जिस तरह से यह रैकेट खुले तौर पे जो है मानकोट के जो समुद्री इलाके होते हैं वहां चला जाता है, इसको लेकर जो है एनसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लिहाजा एनसीबी जो अन्य 4 साथी फरार हैं उनकी तलाश कर रही है। मुस्कान। सत्यप्रकाश, पूर्वी मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक जो ये धंधा चल रहा है, कह सकते हैं जो ये बड़ा रैकेट चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं एनसीबी ने अब खोलने की कोशिश की है और आगे भी कई ऐसे जो इसके सरगना है उसको गिरफ्तार करने के भी एनसीबी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस एक नागरिक को पकड़ा गया है, विदेशी नागरिक को, नाइजीरियन है जिसको पकड़ा गया है, इससे क्या कोई जानकारी हासिल हुई है? मुस्कान, एनसीबी को जानकारी मिली थी कि मानकोट का जो दरिया वाला इलाका है, जंगली इलाका है, वहां पर ये लोग जो है 5 से 6 लोगों की संख्या में ड्रग्स तस्करी को अंजाम देते हैं। लिहाजा जो फॉरेस्ट एरिया है उनको पकड़ कर रखते हैं। शाम के वक्त बाकायदा जो है ड्रग्स की बाजार लगती थी। एनसीबी को इस जानकारी के बाद एनसीबी के कई आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से इन 5 लोगों को दबिश करने की कोशिश, इस दौरान जो है उन 5 लोगों ने एनसीबी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि धारदार हथियार से उनको घायल कर फरार हो गए। फिलहाल एनसीबी के हाथ एक नाइजीरियन लगा जिसके पास से तमाम तरह की 1 करोड़ की कीमत वाली जो है ड्रग्स बरामद की। फिलहाल एनसीबी यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह गोरख धंधा जो है कब से चल रहा था। फिलहाल जो ड्रग्स की तस्करी शाम के वक्त जो है बाजार के तौर पे की जा रही थी, उसमें कितने लोग और शामिल, इसकी जांच जो है अभी एनसीबी कर रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखिए ये जो लोग हैं, ये जो तस्कर हैं, ये प्रशासन से भी कोई खौफ नहीं खाते हैं और तभी ये बात सामने आई है कि एनसीबी के भी अधिकारियों पर इन्होंने फायरिंग की है, तेजधार हथियार से उन पर हमला किया है और उनको भी घायल किया है। फिलहाल क्या कोर्ट में इससे पेश किया गया है? जो भी गिरफ्तार फिलहाल किया गया है, क्या कोर्ट में उसे पेश किया गया और आगे की क्या कुछ कार्रवाई एनसीबी कर रही है? जी मुस्कान, देखिए एनसीबी ने एनडीपीएस कोड के तहत इसको जो है फिर से एक बार हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है कि जो उसके 5 साथी फरार है वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से उनका रोल था। लिहाजा अभी एनसीबी यह भी देख रही थी कि नाइजीरियन जब पकड़े जाते हैं तो अमूमन जो अपने जो काम का अंजाम है उसका खुलासा लिहाजा नहीं करते हैं। तो एनसीबी को लिहाजा काफी दिनों तक उनको हिरासत में रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक इनके बाकी साथी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक इनको जो जेल कस्टडी होना मुश्किल है, क्योंकि लगातार एनसीबी एक के बाद एक नए अहम खुलासा करना चाहती है। फिलहाल आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले से लेकर लगातार अब तक करीब 26 नाइजीरियन को जो है एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से तमाम अहम जानकारियों के साथ कई तरह के ड्रग्स भी। यानी कि कहा जा सकता है कि मुंबई में ये काफी बड़ा रैकेट है जिसकी जड़ें मुंबई में हैं और वह बहुत ही अंदर तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि सुशांत केस के बाद से 26 नाइजीरियन अगर गिरफ्तार किए गए हैं तो और भी कितने ही ऐसे नाइजीरियन यहाँ पर मौजूद होंगे जो अभी भी प्रशासन की या फिर एनसीबी की धरपकड़ में नहीं आए होंगे। जाहिर तौर पे देखिए पूरा रैकेट चलता है मुंबई में और मुंबई के अलग अलग इलाकों में, खासकर जो स्लम इलाके रहते हैं वहाँ नाइजीरियन जो है भाड़े से रूम लेकर रहते हैं और वहीं पर जो है ड्रग्स तस्करी को अंजाम देते हैं। लिहाजा कई बार ऐसा होता है जब मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच उनकी गिरफ्तार करती है उस दौरान न तो वह जानकारी देते हैं। लिहाजा मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच को भी उनकी जो भाषा होती है उसको भी समझना बेहद मुश्किल होता है। इस लिहाज से भी वो जो बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन एनसीबी ने जिस तरह से इस नाइजीरियन को गिरफ्तार किया उसके पास से तमाम बड़ी अहम जो सुराग मिले हैं, लेकिन अब तक जो 5 लोग एनसीबी के 4 अधिकारियों को घायल करके फरार है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल उनका सुराग भी अब तक नहीं मिला। लेकिन सत्यप्रकाश, ये देखना अहम बात है, देखिए जब से सुशांत केस ये हुआ है उसके बाद से ही जो एनसीबी है वो पूरी सक्रिय हुई है। उससे पहले इतने मामले सामने नहीं आए थे और ना ही इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। देखिए मुस्कान, ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का ड्रग्स वाला मामला है उसके बाद से एनसीबी, एंटी नार्कोटिक्स, मुंबई की क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस जांच शुरू कर दी। इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस को पहले भी यह पता था कि यहाँ ड्रग्स की तस्करी होती है। लिहाजा ड्रग्स तस्कर में लगातार कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से खुलेआम तौर पर नाइजीरियन इस ड्रग्स तस्करी में संलिप्त है, इसकी जानकारी कहीं कहीं जो मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच को नहीं थी। लेकिन जब से एनसीबी ने जांच शुरू की तब से कई जो है नाइजीरियन पकड़े गए, उनके पास से तमाम अहम बड़े खुलासे हुए। हालांकि यह भी जानकारी मिली है कि मुंबई के कई लोग ऐसे हैं जो नाइजीरियन के संपर्क में है, जो ड्रग्स को जो तस्करी करने में अंजाम
देते हैं। बिल्कुल। और सत्य प्रकाश, ये भी देखिए कि समुद्री इलाकों में ये पूरा रैकेट फैला हुआ है। क्या समुद्री इलाकों से जब ये लोग वहां से ड्रग्स लेकर आते हैं तो इनकी कोई जांच नहीं होती है? क्या प्रशासन पूरा मुस्तैद नहीं है? क्योंकि अगर जांच होती तो शायद मुंबई के अंदर तक ये नहीं ला पाते ड्रग्स को। देखिए, ज्यादा तौर पर जो तटीय रक्षक हैं, कहीं न कहीं इनकी मिली भगत हो सकती है। इस तरह की जानकारी एनसीबी को भी है। फिलहाल एनसीबी पुख्ता तौर पर यह नहीं कह रही है, लेकिन ये जरूर कर रही है कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के चलते जो है तटीय इलाके से जो है ड्रग्स मुंबई में आता है, और मुंबई के कई इलाकों में फिर ये ड्रग्स जो है अपने अपने संपर्क वाले लोगों को जो है ड्रग्स मुहैया करवाते हैं। तो सत्यप्रकाश, काफी गंभीर ये मामला हो जाता है, क्योंकि देखिए 1 करोड़ का ड्रग्स बरामद होना काफी बड़ी बात है। इतनी मात्रा में ड्रग्स अगर मुंबई के अंदर आया है तो वाकई ये रसूखदारों की शह से ही हो सकता है, क्योंकि बिना किसी की शह के ये लोग इतने अंदर नहीं आ सकते हैं। जी मुस्कान, देखिए आपने बीते दिनों देखा होगा कि जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में और छोटे जो कलाकार होते हैं उनको ड्रग्स की बेहद जरूरत होती है। बिना ड्रग्स को सूट पर नहीं जाते। इस तरह ठीक की है जानकारी सत्यप्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात महाराष्ट्र की कर रहे थे, जहां पर एनसीबी ने 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से जड़े जमा रहे हैं, ये जो रैकेट चल रहा है लगातार, इसको लेकर आगे एनसीबी की ओर क्या कार्रवाई हो सकती है और किस तरीके से एनसीबी इनको पकड़ने का काम कर सकती है? मुंबई के जोनल हेड जो एनसीबी के हैं संदीप वानखेड़े, उनके साथ उनका कहना है कि उनको जिस तरह से तमाम पकड़े गए अब तक ड्रग्स पेडलर हैं, उनको जिस तरह से इनपुट मिलता है उसी इनपुट के आधार पर उनकी छापेमारी लगातार चलती है। लिहाजा नाइजीरियन अगर पकड़ा गया है तो नाइजीरियन जो है नाइजीरियन के बारे में जानकारी देगा। इस तरह की जो है जानकारी एनसीबी प्रमुख ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि यह न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में बल्कि देश के कोने कोने में ड्रग्स का जाल फैला हुआ, खासकर अंतरराष्ट्रीय जो है ड्रग्स कारोबार चल रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से ये भी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी, मुंबई के बाद इलाके में भी ड्रग्स की तस्करी करने वाली कई महिलाएं भी शामिल है, जिसमें नाइजीरियन महिला से लेकर इंडियन महिला भी शामिल है। इसमें यह भी जानकारी मिली थी कि दाऊद इब्राहिम का ड्रग्स फैक्ट्री में कारोबार करने वाली एक महिला गिरफ्तार की गई, जो बेहद खूबसूरत और तमाम लड़कियों को अपने साथ रखती थी। लिहाजा यह भी जानकारी मिल रही थी कि यह लड़की जो है ड्रग्स के साथ साथ लोगों को सेक्स भी मुहैया करवाती थी। इस तरह की जानकारी मिली। अब एनसीबी को इन्हीं इनपुट के आधार पर रोज जो है कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा एक के बाद एक बड़ी सफलता भी एनसीबी को मिलती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि न सिर्फ बॉलीवुड में, बाकी तमाम जो बड़े सितारे हैं या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं, वो भी शायद ड्रग्स का सेवन करते हैं। लिहाजा उनकी सह के आधार पर ही पूरे देश में इस तरह का ड्रग्स का कारोबार। अब देखना होगा कि ये जो इतना बड़ा रैकेट फैला हुआ है, ये खत्म कब होगा, इसकी जो जड़ें जमी हुई है उसको कब तक सरकार हटाने में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर अब संभावित तीसरी लहर के लिए सरकार भी सतर्क होती जा रही है। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना की दूसरी लहर आई थी। वहीं अब तीसरी लहर को लेकर भी लगातार आशंका बनी हुई है। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए हमने रणनीति बना ली है। हमने जन भागीदारी से कोरोना का मुकाबला करना है। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमारा लक्ष्य कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना और इसके साथ ही इस साल दिसंबर तक पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो तय है वो पूरा करना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर लगातार संभावित बताई जा रही है, उसके लिए नई रणनीति बना ली है। इस रणनीति के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान के क्या कुछ आदेश हैं?
देखिए मुस्कान, अगर कोरोना की तीसरी लहर की अगर बात करें तो तीसरी लहर को लेकर लगातार जो है आशंका जताई जा रही है और उसके संकेत भी मिलना कहीं ना कहीं चालू हो गए हैं। और जहां कई ऐसे सैंपल जो है तीसरी लहर को लेकर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको लेकर भी जिन्हें डेल्टा प्लस वेरिएंट माना जा रहा है उसको लेकर जो सैंपलिंग की गई है और जो जांचें भेजी गई हैं उसका भी इंतजार है। तो हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो लगातार जो है अब उसके आंकड़े भी आना चालू हो चुके हैं। लगातार भले ही कम आंकड़े आ रहे हों लेकिन उसको तीसरी लहर को लेकर आशंकित माना जा रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हालांकि तीसरी लहर को लेकर सरकार लगातार लोगों को आगाह भी कर रही है। लोगों को सबसे ज्यादा सरकार की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन को लेकर ज्यादा जागरूक कर रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा अभी वर्तमान की अगर बात करें तो ऐसी दवाई है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण से लड़ने में मददगार साबित होती है। और थोड़ा सा कोरोना को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां डर पैदा हो रही तो एक कहीं ना कहीं उनको हिम्मत और हौसला देती है। तो ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में हालांकि लोगों की अगर बात करें तो लोग भी लगभग अब जागरूक भी नजर आ रहे हैं। लोग लगातार जो वैक्सीनेशन को लेकर है जो तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हो गई थी पहले, तो उन भ्रांतियों को भी अब पूरी तरह से भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं और लोग बढ़ चढ़कर भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की बात करें मुस्कान तो लोग सरकार और लोग जो स्वास्थ्य विभाग भी है लगातार छोटे बच्चों को लेकर लगातार चिंताएं जता रहा है। और लेकिन गणेश देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोगों की लापरवाही को बताया जा रहा है। तो क्या अभी भी लापरवाही उसी तरीके से जारी है या लोग अभी कुछ समझे हैं जनता मध्य प्रदेश की कि वो अब लापरवाही करने से चूक रहे हैं? देखिए अगर मुस्कान बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की या लापरवाही की बात करें तो लोग देखिए अभी भी कई लोग तो हालांकि अभी भी बेपरवाह नजर आते हैं, क्योंकि जब कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती तब लोग जरूर सावधानियां बरतते हैं क्योंकि उनके मन में डर होता है। लेकिन जैसे ही आंकड़े अपने आप कम होना चालू हो जाते हैं और सारी चीजें सामान्य हो जाती है या फिर बाजारें खुल जाते हैं तो लोग जो है इन नियम कानूनों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े अगर पिकनिक स्पॉटों की बात करें तो वहां पर भी जिस कदर कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को लेकर खतरा माना जा रहा है, बच्चों को लेकर ज्यादा चिंताएं जता दे रहे हैं। लेकिन पिकनिक स्पॉटों की भी बात करें तो वहां पर महिलाएं और जो लोग हैं, परिवार हैं, वो बच्चों के साथ में पहुंच रहे हैं। तो हालांकि लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां देखी जा रही हैं, लेकिन सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की भी कमियां काफी ज्यादा उजागर हुई थी। तमाम जो कमियां थी वो सभी के सामने आई थी और कई परिवारजनों ने अपने अपनों को गंवाया था। तो अब सरकार हालांकि जो दूसरी लहर में जो कमियां थी उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए तीसरी लहर में कोरोना की तीसरी लहर में अब तमाम उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रही है। और लगातार अभी अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो सरकार का यह भी लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। गणेश, वैक्सीनेशन की बात कर ले जाए तो फिलहाल किस तरीके से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है? क्योंकि अगर वैक्सीनेशन सुचारू होगा, वैक्सीन पर्याप्त होगी, तभी दिसंबर तक ये जो आंकड़ा है, जो लक्ष्य है, ये पूरा किया जा सकता है। देखिए अगर वर्तमान की बात करें तो अब वैक्सीनेशन हालांकि अगर लोगों को जो जगह है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो हालांकि अब कम हो चुके हैं। जिस कदर पहले जो पहले वैक्सीनेशन सेंटर काफी ज्यादा बनाए गए थे, हालांकि अब सीमित जगहों पर ही वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लेकिन लोग हालांकि बढ़ चढ़कर भी हिस्सा ले रहे हैं और कभी कभी वैक्सीनेशन की कमी भी लोगों को खलती है। लेकिन अब जो है सरकार वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दे रही है, जिसको लेकर अब लगातार जो वैक्सीनेशन की कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में लगी है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी वैक्सीनेशन करवाने आए उनको बराबर वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो हालांकि गर्भवती महिलाओं में अभी जरूर कम रुचि दिख रही है वैक्सीनेट कराने को लेकर, क्योंकि अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीनेट मध्य प्रदेश में भी किया जा रहा है। मंगलवार और शुक्रवार की बात करें, लेकिन वहां पर अभी कुछ महिलाएं जो है क्योंकि वो गर्भवती हैं तो ऐसे में उनके मन में डर सा माहौल है या फिर कोई भी वजह है, उसकी वजह से उनमें जरूर कम रुचि दिख रही है। लेकिन सरकार उनको भी जागरूक करने में लगी है ताकि उन लोगों को भी वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाए। गणेश, क्या जिस तरीके से बॉर्डर पर लगातार आवाजाही लगी रहती है दूसरे राज्यों से लोगों की, क्या उनके लिए कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं या आरटीपीसीआर जो नेगेटिव रिपोर्ट लानी है या फिर कोरोना के दोनों वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट, क्या ऐसे कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित है वो दूसरे राज्यों से प्रवेश ना कर सके?
देखिए मुस्कान, अगर बात करें पूर्व की बात करें तो पूर्व में जरूर ये सारे प्रतिबंधन थे। जैसे महाराष्ट्र की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, जो इन राज्यों से जो आवागमन होता था या जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, तब जरूर काफी ज्यादा प्रतिबंधन था, काफी ज्यादा ये सारी चीजें देखी जाती थी। अब लेकिन जैसे ही कोरोना के जो केसेस वो अचानक से पूरी तरह से कम नजर आए और थमना चालू हुआ, उसके बाद जरूर इन चीजों को अब नहीं देखा जा रहा है और चीजें जो है सामान्य होती जा रही। जिस कदर सामान्य होती जा रही है वैसी ही अब प्रशासन की तरफ से भी उनमें ढील दी जा रही है। और जो बंदिशें थी उन बंदिशों को भी एक तरह से, अगर जो लोगों को बंदिशों की जकड़ में रखा गया था उन बंदिशों को भी अब खोला जा रहा है, जिसकी वजह से हालांकि ऐसी लेकिन देखना होगा कि ये जो बंदिशें खोली गई है ये फैसला कितना सही साबित होता है। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।